हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 10 केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड का पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। आज मैं इसका पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। We know that the electrons in an atom are attracted by positively charged nucleus. So if we want to remove an electron from an atom, some energy has to be supplied to overcome the strong attraction of nucleus, and after electron gets removed from atom, the atom then acquires 1 unit positive charge. So basically ionization energy क्या है? Ionization energy वो energy है जो एक एटम को हमें देनी पड़ती है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से करेंगे? वैलेंस शेल से। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इसके अराउंड ये फर्स्ट शेल है और ये है सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में एज वी नो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सपोज इन द सेकंड शेल देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रही हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन को बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं प्लस से शो करूँगी, एंड ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। सो इन अ नॉर्मल न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स एस्केप नहीं कर सकते फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। और जितनी एनर्जी चाहिए टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसको मैं सोडियम की एग्जांपल लेके बताऊंगी आपको। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम का ये बना लिया हमने न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें रहेगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव करवाना है मुझे, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अभी सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बनेगा सोडियम का केटायन। सोडियम का केटायन। और इसके यूनिट क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करेंगे। और इसका ऐसा यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। 1 मोल जो है 1 mole contains 6.023 into 10 raised to power 23 particles. Particles can be atoms, ions, molecules, etc. तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल, सपोज करिए कि अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी कोई है 2.3 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है कि जैसे सोडियम की अगर हम बात कर लें, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई एटम है, तो इट मीन्स कि 2.3 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। और कितने सोडियम के एटम रिक्वायर्ड हैं? 1 मोल मीन्स 6.023
2 भी लिखते हैं, 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, किलोजूल पर मोल, एक मोल में इतने सोडियम के एटम्स रहेंगे। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो एटॉमिक साइज, एटम का एटॉमिक साइज कैसा है, और सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। एटम ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी एटम का साइज जितना बड़ा रहेगा, ये एक एटम है, सपोज मैं इसका सिर्फ ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ वैलेंस शेल में, और ये दूसरा एटम बना रही हूँ, और ये इसका शेल है, और ये आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अभी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है या कि इस इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली इसको निकालना इजी है, बिकॉज ये न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पर है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का है वो इतना ज़्यादा नहीं है इसके ऊपर, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा है। ये न्यूक्लियस के पास में है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा लग रहा है, तो इसको बाहर निकालना इज टफ। इसको रिमूव करना टफ है, इसको रिमूव करना इजी है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge, greater is the attraction for electrons of the outermost shell. Therefore, the electrons in the outermost shell are more firmly held, because of which greater energy is required to remove the electron. और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। दोनों केसेस में अगर न्यूक्लियर चार्ज, ये मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसमें जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही टफ रहेगा। तो इन दैट केस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। सो वी कैन से ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, higher will be the ionization energy. Trends in ionization energy. Ionization energy tends to increase as one moves from left to right across a period. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इसमें से किसी भी पीरियड को अगर हम इसकी बात करें, सेकंड पीरियड की बात कर लें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एज वी मूव हॉरिजॉन्टली इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अप टू ग्रुप 17। सोडियम वाले पीरियड की बात कर लीजिए तो इसमें भी एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, इट मीन्स कि जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के पास होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी फिर ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास होगा, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसका रिमूवल टफ रहेगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। रीज़न क्या है? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और ये ट्रेंड रहेगा इसका। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बताइए। इसमें एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बिकॉज लिथियम से हम मूव कर रहे हैं फ्लोरीन की तरफ, तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस। एक तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा और एक यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, और उसका रीज़न ये है कि बेरिलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बिकॉज इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2।
तो इसको डिस्टर्ब करना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना दैट इज इजी। 1s2 2s2 2p1, 2p से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। सिमिलर इज द केस विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। उसका रीज़न आएगा नाइट्रोजन हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन ऑक्सीजन। इस वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता नाइट्रोजन, और उसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और उनका आयनाइजेशन, और जो स्टार हैं ये दीज आर एक्सेप्शंस। सो एज वी मूव डाउन अ ग्रुप तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप वी नो कि एटॉमिक साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जब हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इसका साइज देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से रिमूव करना है और दूसरे केस में एक इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके कंपैरिजन में इसको रिमूव करना इजी है बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और अगर मैं एक और एटम बना के दिखाऊं जिसमें कि 3 शेल्स हैं और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज कर गया, तो इस केस में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम लगेगा ड्यू टू द लार्जर डिस्टेंस। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी कम, इसकी उससे भी कम। रीज़न क्या है, डिस्टेंस between the nucleus which is positively charged and electron which is negatively charged keeps on increasing as we move down the group. So the ionization energy keeps on decreasing down the group. Helium has highest ionization energy और cesium has lowest ionization energy। और इसका रीज़न क्या है कि हीलियम का साइज बहुत ही छोटा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो उसको निकालना बहुत टफ है। सीजियम का साइज इज़ वेरी लार्ज, सीजियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 और सबसे नीचे आता है, और उसके बाद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आएगा। तो सीजियम का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हमने निकालना है वो काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना इजी रहेगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारी कम लगेगी। सो ये हमने ट्रेंड्स पढ़े आयनाइजेशन एनर्जी के। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो we have just studied that to remove an electron from atom energy is required. Similarly, when an extra electron is added to an atom, energy is released. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, बट अगर इलेक्ट्रॉन को हमने किसी एटम के अंदर ऐड करवाना हो, ये सपोज करिए हमारा कोई एटम है और ये उसका शेल है, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके अंदर ऐड करवाना है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में ऐड हो जाएगा तो एनर्जी विल बी गिवन आउट, एनर्जी रिलीज होगी। सो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है तो एनर्जी हमें एटम को देनी पड़ेगी। So electron affinity, the amount of energy released while converting a neutral
गैशियस। कंडीशंस क्या हैं? एटम गैशियस स्टेज में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, मींस इट शुड बी अकेला एटम into a negatively charged gaseous ion, इसको anion बोलेंगे, by the addition of electron is called electron affinity। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है गैशियस, आइसोलेटेड एटम और साथ में न्यूट्रल। गैशियस, न्यूट्रल, गैशियस एंड आइसोलेटेड एटम को हमने एनायन में कन्वर्ट करना है। ये कोई गैशियस एटम है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, ये न्यूट्रल एटम से एनायन बन गया, स्टिल इन द गैशियस स्टेट, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। E फॉर इलेक्ट्रॉन, E फॉर अफिनिटी। इसके यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम और किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए हमने निकालनी हो तो किलो जूल, और एक एटम के लिए हमने निकालनी हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को हम यूज़ करेंगे। जैसे लुक एट दिस चिल्ड्रन, दिस इज क्लोरीन का एटम गैशियस स्टेट में, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या बन गया? क्लोराइड एनायन, स्टिल इन गैशियस स्टेट, और इसके साथ 349 किलो जूल per mole energy release हुई, means for 1 mole, so we can say 1 mole of chlorine atoms gained 1 mole of electrons to make 1 mole of chloride gaseous, or this is the amount of energy released. This is for 1 mole of chlorine atoms. So electron affinity of chlorine is -349 kilojoule per mole. Minus means एनर्जी रिलीज हुई है, अगर प्लस होता सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल। माइनस इंडिकेट्स कि एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर प्लस हो तो इट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब। नाउ वी विल स्टडी फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिपेंड करेगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन अगेन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे हमने बिकॉज इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है एक एटम के अंदर ऐड करवाना है, तो उसको अच्छे से न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ खींच के रखेगा तभी वो उसके अंदर ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके अंदर कंडीशंस हैं, स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एटम का साइज जितना छोटा होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के पास रहेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा फील करेगा, सो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। Next is nuclear charge. So greater the nuclear charge, greater is the electron affinity, because increase in nuclear charge increases the effective attractive force on the valence electron. और एक बात याद रखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दो भी किसी चार्ज पार्टिकल्स एंटिटीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। So these were two factors, atomic size और nuclear charge। atomic size हमारा smaller रहेगा तो electron affinity ज़्यादा होगी, nuclear charge ज़्यादा होगा तो electron affinity ज़्यादा होगी। Next is trends or variations in electron affinity in a period। जब हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मींस दोनों फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को फेवर कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल इंक्रीज। Thus electron affinity is highest for group 17 elements and least for group 1। 17 के लिए हाईएस्ट क्यों है? बिकॉज 17 वालों का एक तो साइज सबसे छोटा रहेगा इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। दिस इज ग्रुप नंबर 17, इनका साइज सबसे छोटा रहेगा इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स और चार्ज दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा रहेंगे।
सो इन ईच पीरियड अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो वो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों फैक्टर्स इसको फेवर कर रहे हैं। एक तो इनका साइज सबसे छोटा है इनके अपने पीरियड में, और दूसरा इनका चार्ज सबसे ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ हैं इन किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन, दिस इज पीरियड सेकेंड, दिस इज पीरियड थर्ड। और एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड इन जनरल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है। सो नेक्स्ट आर द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन अ ग्रुप। Moving from top to bottom in a group, atomic size increases more than the nuclear charge. जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, उसके साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज करते हैं, बट द डोमिनेंट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। वो इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो एटम जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो एडेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका फील नहीं करेगा, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होगी। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्ज्ड एंटिटीज़ वो डिपेंड करता है इनके चार्ज के ऊपर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वी कैन से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उतनी ही एनर्जी कम रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज होती है ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। This note is very important. As an exception, fluorine has lower electron affinity than chlorine. और ग्रुप पहले इसकी बात कर रहे हैं कि ग्रुप 17 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, किससे? क्लोरीन से। जबकि फ्लोरीन का साइज कम है और वी एक्सपेक्ट कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसकी कम है। इसकी 328 है जो कि क्लोरीन से कम है। क्लोरीन हैज़ 349। इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने की वजह से उसके अंदर रिपल्शंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्लोरीन का एटम कुछ इस तरह से, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 7, इसके 7 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी 9, एटॉमिक नंबर इज 9 प्रोटॉन्स हैं। और ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 7, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा ऐड करवाना है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करेंगे। अभी इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना के दिखाया है, लेकिन रियलिटी में ये इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा सा होता है फ्लोरीन का एटम, इससे भी छोटा, मतलब इतना छोटा समझो। और ये इसका फर्स्ट शेल बना लो, बीच में न्यूक्लियस, और ये छोटी सी जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी रिपल्शन करेंगे, उसको कहेंगे कि हमारे तो स्पेस है नहीं तो हम तुमको कहाँ पे रखें। इसलिए दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनटू दिस स्मॉल स्पेस, इसलिए रिपल्शंस भी हो रही हैं। और जहाँ पे रिपल्शंस होती हैं वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी रिलीज वहाँ पे होती है जहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रहती है
क्लोरीन से, और इसका रीज़न क्या देंगे? स्मॉल साइज, ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ये इसका रीज़न देंगे हम। नेक्स्ट इज electron affinity does not show a perfectly regular trend along a period or a group because of number of exceptions. Exceptions हमें बहुत मिलेंगी. Generally it becomes less negative on going from top to bottom. Less negative का मतलब है कि top से bottom आएंगे in a group तो atomic size increase करेगा, so electron affinity will decrease, so it will become less negative. और next जो है that is इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हमें आना चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इसको हम कुछ ऐसे समझेंगे कि जब दो एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो एटम्स के बीच में जैसे HCl की एग्जांपल ले लें, H और C, ये कोवलेंट बॉन्ड बना है. दिस इज़ नॉट आयनिक बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बना है. एंड वी नो कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया और दूसरा हाइड्रोजन ने, और मिलकर इन्होंने ये कोवलेंट बॉन्ड बना दिया. क्लोरीन के बाहर जो वैलेंस शेल है, इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. और इसमें ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है. तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल दोनों एटम के सेंटर में रहेगा, तो ये सेंटर में नहीं रहता, ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बिकॉज क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये ऐसे क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्लोरीन की तरफ. इसको बोलते हैं हम इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, इसके कोई यूनिट्स वगैरह नहीं होते. It only indicates net result of tendencies of different elements to attract the bond forming electron pair. ये एक टेंडेंसी है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो गए बिटवीन टू एटम्स, उसको अपनी तरफ कौन ज़्यादा खींच के, अपनी तरफ कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मेजर्ड ऑन सेवरल स्केल्स. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, और वो भी हमने सभी नहीं करनी, कुछ इम्पॉर्टेंट करेंगे. दैट आई विल टेल यू कि कौन कौन सी हमने मेमोराइज करनी है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज टू डिपेंड ऑन अगेन साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चार्ज. तो एटॉमिक साइज, greater the size of atom, lesser the electronegativity, since electrons being farther away from the nucleus experience the less force of attraction. किसी एटम का साइज एक बड़ा एटम है, ठीक है, और इसने दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच शेयर हो रहे हैं, ये एटम से, इसके न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं. इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, शेयरिंग जो होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग हो जाती है. और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, जितना साइज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा. तो ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम. न्यूक्लियर चार्ज का क्या सीन है? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी. जैसे फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 4, बिकॉज इसका चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है और साइज़ भी बहुत छोटा होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की रहती है, ऑक्सीजन उसके बाद, देन नाइट्रोजन,
क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो इसमें जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 है, क्लोरीन की 2.5 है और उसके बाद ब्रोमीन की 2.8। क्लोरीन की 2.5 नहीं है, क्लोरीन की भी 3 ही आएगी, इट हैज़ 3। और उसके बाद आयोडीन की, इन तीनों की 2.5 के ही आसपास रहती है और फास्फोरस और हाइड्रोजन इनकी 2.1 रहती है। यानी फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 4 है, ऑक्सीजन हैज़ 3.5, नाइट्रोजन हैज़ 3, क्लोरीन हैज़ अगेन 3, ब्रोमीन हैज़ 2.8 और इन तीनों की 2.5 के आसपास ही रहेगी और फास्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1। सो इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप इसको ज़रूर नोट कर लेना और इसको मेमोराइज भी कर लेना, दिस थिंग। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम पढ़ेंगे अक्रॉस अ पीरियड। तो जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। डाउन अ ग्रुप क्या होता है? डाउन अ ग्रुप हम जाते हैं तो नीचे ग्रुप में नीचे जाते वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, बट जो एटॉमिक साइज का इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर। और इस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो है क्या होगा कि एटम जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इन ए कोवलेंट बॉन्ड, उनको इतनी अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज ऐसे इंक्रीज कर रहा है, साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। नोट, metals show low electronegativity as compared to non-metals. Thus, metals are electropositive, non-metals are electronegative. Non-metals की tendency ज़्यादा होती है to attract the shared pair of electrons more towards themselves. So, non-metals are more electronegativity negative than metals. Elements of second period differ in properties from their respective group. This is due to small size of atom and their high electronegativity. और ये हमने ट्रेंड्स पढ़ लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप की बात करी हुई है। इसमें ये है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जैसे लिथियम की सिमिलैरिटी सोडियम से ज़्यादा नहीं होती, बल्कि लिथियम की सिमिलैरिटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। सिमिलरली बेरिलियम की सिमिलैरिटी मैग्नीशियम से ज़्यादा नहीं है, बट इसके जो डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट है ऑफ द थर्ड पीरियड एल्यूमिनियम, उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मैच करती हैं। सिमिलर इज़ द केस ऑफ बोरॉन एंड सिलिकॉन। और इस बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप वाले एल्यूमिनियम से उतनी मैच नहीं करती जितनी कि सिलिकॉन से मैच करती हैं। सो इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, और इनको हम ब्रिज एलिमेंट्स कहेंगे। लिथियम एंड मैग्नीशियम ब्रिज एलिमेंट्स, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ब्रिज एलिमेंट्स, बोरॉन एंड सिलिकॉन ब्रिज एलिमेंट्स। और इसका रीज़न ये रहता है कि जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर को इंक्रीज करेंगी तो नीचे ग्रुप में जाते हुए वो डिक्रीज करेंगी। डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न ये रहता है कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ सारे डिस्कस करी हैं, जैसे एटॉमिक साइज डिस्कस करा है, फिर हमने
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिस्कस करी है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने ये देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते तरफ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हैं और कुछ नीचे आते वक्त डिक्रीज या इंक्रीज कर रही हैं। तो डायगनली जो है वो एक दूसरे को थोड़ा बैलेंस कर लेती हैं, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डायगनली ज़्यादा मैच करती है इस केस में। सो वी हैव टू मेमोराइज दीज स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। और इसका बाकी के पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।